क्षेत्र में? हो गई शुरू सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है ना? हो गई। हाँ हाँ, चलिए भैया देखिएगा, अब तक आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से हर एक चीज को पढ़ा है, समझा है। आपके दिमाग में सब घूम रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे दागा जाए तो उसको आप अच्छे से झेल लेंगे और उसका आंसर भी आप दे देंगे, यानी उस गोली का जवाब आपको देने आ चुका है। वैसे ही आज एक और युद्ध की रणनीति बता रहा हूँ कि कैसे युद्ध में हमें जीतना है। तो अगर आपके सामने एक शत्रु आ जाए, एक्सकटरी सिस्टम आ जाए, तो उससे आप कैसे मैदान में आप लड़ाई करेंगे, ठीक है? तलवार कैसे चलाएंगे, अमरेंद्र बाहुबली की तरह चलाएंगे कि कुमार वर्मा की तरह चलाएंगे? तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है एक्सक्रेटरी, इसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। और सिस्टम का मतलब आपको पता है, तंत्र होता है। सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, और तंत्र का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जो सिमिलर वर्क करते हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, सिस्टम का मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें डाइजेशन करने वाले सभी ऑर्गन क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। यानी कहने का मतलब सिस्टम वो होगा, सिस्टम वो होता है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है और वो सभी ऑर्गन का काम मात्र एक ही होता है। अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इस ऑर्गन ग्रुप का जो काम होगा केवल और केवल एक्सक्रेटरी होगा, उत्सर्जन होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है तो वो सिस्टम में इन्वॉल्व जितने भी ऑर्गन हो केवल और केवल डाइजेशन का ही काम करेंगे, तो वही सिस्टम होता है। तो वैसे यहाँ पर इस सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो क्या काम करते हैं, सिमिलर वर्क करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं। यानी इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ शरीर के अंग अथवा शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे जो एक ही काम करते हैं, क्या, उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है? उत्सर्जन का काम करते हैं। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्सर्जी, उत्सर्जित तंत्र बोलते हैं, ठीक है? उत्सर्जित तंत्र का मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है, देखिएगा मीनिंग मतलब होता है उत्सर्जन। इसका मीनिंग होता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका मेन जो मतलब होता है वो होता है उत्सर्जन करना। अब उत्सर्जन करना, क्या चीज उत्सर्जन करना? तो आप जब खाना खाए थे, जब आपके अंदर खाना पहुंचा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो तीनों का तोड़ फोड़ हुआ था। तोड़ फोड़ के साथ जो है खाना डाइजेस्ट हुआ था। तो उसमें कुछ पोषक पदार्थ बने थे, पोषक पदार्थ जैसे अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, यह सब पोषक पदार्थ थे जो आपके शरीर को, प्रत्येक सेल्स को मिल गए। लेकिन खाना का जब पाचन होता है तो खाना के पाचन के दौरान कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी बनते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब होता है जहरीले पदार्थ बनते हैं, जहरीले पदार्थ बनते हैं। जहरीले पदार्थ का मतलब ये होता है नाइट्रोजीनियस तत्व बनता है, यानी नाइट्रोजन युक्त तत्व बनता है जब डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने से दो चीज बनता है, एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और दूसरा बनता है डाइजेशन से क्या, टॉक्सिक एलिमेंट बनता है, यानी नाइट्रोजीनियस एलिमेंट का निर्माण होता है। नाइट्रोजीनियस एलिमेंट का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त तत्व, जैसे यूरिया, यूरिया NH2CO NH2, तो इसमें N आ गया नाइट्रोजन। जहां पर नाइट्रोजन आपको दिखाई दे समझ जाना कि वह क्या है, एक प्रकार का टॉक्सिक एलिमेंट होता है जो कि शरीर से बाहर निकालने में ही भलाई होगा। अब बाहर निकालने वाला कौन होगा? तो शरीर का कोई ना कोई ऐसा अंग होगा जो इन सब टॉक्सिक एलिमेंट को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। तो नाइट्रोजन युक्त तत्व जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया NH3, अमोनिया में भी N है यानी नाइट्रोजन है। तो अमोनिया भी एक प्रकार का टॉक्सिक एलिमेंट होता है जिसका उत्सर्जन शरीर से होना बहुत जरूरी होता है। बात समझे? यूरिक एसिड होता है। तो ये सभी के सभी जितना भी मैंने नाम बताया है, ये सभी के सभी क्या है,
नाइट्रोजीनियस एलिमेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने का जो काम होता है, सर आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है सर। हाँ, आ रहा है। यस सर। फोन आ गया था फर्जी गिरी वाला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रेशन कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त का मतलब होता है नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस, ठीक है। नाइट्रोजीनियस का मतलब नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और वास्तव में एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन होता है। अब नाइट्रोजन युक्त तत्व कौन कौन से हैं? तो यहां से देखिएगा तत्व, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अमोनिया है। अमोनिया का नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं NH3। NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। NH3 जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, तो शरीर से इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। दूसरा है, देखिए एक पहला एग्जांपल दिया, दूसरा देखिएगा, एक होता है यूरिया। यूरिया, तो यूरिया को बोलते हैं NH2CO NH2, तो ये हो गया यूरिया, ठीक। ऐसे ही तीसरे नंबर पर देखिएगा, यहां लिख रहा हूं, तीसरे नंबर पर होता है यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये तीन नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, तीन नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी उत्सर्जन किनका होता है? सवाल यह है कि उत्सर्जन किनका होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी उत्सर्जन जो होता है ना, हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन अंग होता है जो खाली उत्सर्जन करता है, बाहर निकलता है। तो गुरुजी हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऐसा अंग पाया जाता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर फेंकने का काम करता है। और जो ऐसा काम करता है ऑर्गेन, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इस उत्सर्जन प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन युक्त तत्व होता है, वो तत्व कौन कौन सा होता है? तो वो तत्व कौन कौन सा होता है? तो एग्जांपल अमोनिया लिखा हूं, यूरिया लिखा हूं और यूरिक एसिड लिखा हूं। तो ये तीन प्रकार के तत्वों का क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। सर यूरिक एसिड क्या है सर? बताइए बच्चवा लोग, अरे भैया लोग, सर कहाँ जी, चले गए आप लोग? हाँ, सर यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड अभी आगे बताएंगे बेटा, है ना। यूरिक एसिड अभी जस्ट बताएंगे, परेशान ना हो। अभी सब हम लोग को पढ़ना है, अमोनिया के बारे में बताऊंगा, यूरिया यूरिक एसिड सब बताऊंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट, थोड़ा सा आगे चलने दीजिए, अभी बता देंगे। हो गया बेटा? इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा हम, बढ़ा का? हाँ, बढ़िए। बढ़ा। यस सर। हाँ, ठीक है, चलिए। और रेनू, रेनू कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ है रेनू? कहाँ गई? समझ में नहीं आ रहा आपका। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं है, अभी फिर पुकारेंगे, आवाज देंगे।
चलिए यहाँ पर अब सवाल ये है कि उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जन अंग कितने होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। तो मानव शरीर के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है बच्चा, वह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का मतलब 4 ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका काम खाली होता है जितना भी टॉक्सिक अर्थात जहरीला पदार्थ होता है शरीर के अंदर बनता है खाना खाने अर्थात पचने के दौरान, उन सबको बाहर निकालने का काम करता है। तो देखिएगा जो पहला होता है वो होता है किडनी। किडनी इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क, ठीक है। तो वृक्क जो होता है किडनी होता है, एक आदमी के अंदर 2 होता है किडनी, एक आदमी के अंदर 2 किडनी होता है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं? कोई एक आदमी बोले यस सर। सुन रहे हैं सर। यस सर। हाँ यस सर कहना था, सुन रहे हैं? यस सर कहना यस था। सर। आगे देखिए, हाँ देखिए, तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है पहला होता है वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। आखिर में किडनी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब इसका कार्य क्या होता है? ये किस चीज को बाहर निकालने का काम करता है? तो आप कहेंगे कुमार सर यह जो है यूरिन को बाहर निकालता है। यूरिन, यूरिन का मतलब होता है मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन को बाहर निकालने का कार्य। अभी किडनी का आगे मैं फंक्शन वगैरह सब पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी होता है, यानी ब्लड को छानने का भी काम करता है किडनी, है ना। बहुत सारी नेफ्रॉन होती हैं। नेफ्रॉन एक सेल होता है जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मतलब नेफ्रॉन से ही किडनी का निर्माण होता है। जैसे हिपैटिक सेल से लीवर का निर्माण होता है, वैसे ही नेफ्रॉन सेल से किडनी का निर्माण होता है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो पहले नंबर पर आपने देखा कि क्या है? किडनी है। दूसरे नंबर पर देखिएगा वो है लीवर, LIVER। लीवर का मतलब होता है यकृत, ठीक है। अब दूसरे नंबर वाला जो उत्सर्जी अंग होता है लीवर होता है, लीवर। अब यहाँ पर मैटर ये फंसा कि लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम क्या होता है? तो लीवर का जो फंक्शन होता है बचवा, आप लोगों को पता होगा बचपन से, इसका फंक्शन मेन होता है यूरिया, यूरिया बनाना, यूरिया, यूरिया बनाना, इसी का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। यानी यूरिया बनाने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे यूरिया बनाने का काम करता है अपना लीवर, जो कि 1.5 किलो का होता है लीवर, बताया हूं। यही ये लीवर एक ऐसा होता है जिसके अंदर जो सेल पाया जाता है हिपैटिक सेल, उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, बात याद रखिएगा। अगला देखिएगा तीसरा, तीसरा अंग कौन सा है? अंग अंग धड़के हम मनवा फड़के बचवा। देखिएगा तीसरा है स्किन। स्किन को बोलते हैं त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हम काहे बताएं आपको? तो हम कहेंगे बताइए, ऐसे ही हमारा मन है सुनने का। बताइए क्या होता है स्किन का काम? पसीना निकालो। निकालना। क्या निकालना? पसीना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बू छा गए। कहाँ थे अब तक? स्वेट यानी पसीना बनाना। यहीं तो सर, यहीं। पसीना, अच्छा, पसीना बनाना। पसीना बनाने का जो काम होता है, पसीना को स्वेट कहते हैं। यानी स्वेट बनाने का जो वर्क होता है वो स्किन का होता है। और पसीना भी एक प्रकार का क्या है? यह भी एक प्रकार का टॉक्सिक 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 एलिमेंट है ना। टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब जहरीला पदार्थ, ठीक है। यह भी नुकसानदायक होता है, ठीक। अब देखिएगा चौथा, चौथा देखिएगा, बड़ा प्यार मोहब्बत से सुनिएगा। चौथा आप विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे अच्छा यू होता है का? देखिएगा मैंने लिख दिया, अब जरा पढ़िए क्या लिखा है। फेफड़ा। फेफड़ा? अरे फेफड़ा फड़फड़ा रहा है,
फेफड़ा फड़फड़ा रहा है, दिल धड़धड़ा रहा है। देखिएगा फेफड़ा का यहाँ जो मेन फंक्शन होता है, कहेंगे क्या होता है फंक्शन, हम तो आपको बताए थे ना, तो बताइए CO2 को निकालना सर। बहुत बढ़िया। CO2 को निकालना और O2 को लेना। कहता भैया O2 हम आपको आपके शरीर में डाल देंगे और जितना एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में CO2 बनेगा वह अपने अंदर खींच लेंगे और खींच करके उसको बाहर फेंक देंगे, आपके नाक के माध्यम से बाहर फेंकवा देंगे। यानी इसका जो फंक्शन होता है, O2 क्या करता है, अंदर लेता है ना, और CO2 क्या करता है, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। तो देखिएगा CO2 यह भी एक प्रकार का एक टॉक्सिक एलिमेंट है नहीं। CO2 ज्यादा मात्रा में हो जाता अभी मरने लगता है। CO2 की मात्रा ज्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का जो रिस्पॉन्सिबल गैस है बढ़ाने वाला, वो है CO2। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऐसे अंग हैं। सर सर हाँ तो सर उस सर्दी अंग जो होते हैं सर, वो मतलब ये भी वो नाइट्रोजन ही थोड़ी निकालते हैं, इसका मतलब फेफड़े से जब कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक ऐसा है, यह बेटा एक ऐसा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन केस में है। फेफड़ा जो है ये देखिए, ये नाइट्रोजन युक्त तत्व निकालता है, ये भी नाइट्रोजन युक्त निकालता है, ये भी नाइट्रोजन युक्त, यानी सभी के तीनों तीनों नाइट्रोजनियस एलिमेंट निकालते हैं। लेकिन लंग क्या है, यह केवल CO2 का उत्सर्जन करता है। चूंकि यह एक टॉक्सिक गैस होता है, इसीलिए इसे उत्सर्जी अंग के अंदर समाहित किया गया है। ये 4 के 4 अंग हैं, यही 4 के 4 अंग को पढ़ना है। लीवर के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लीवर के बारे में बता चुका हूं, लेकिन पूरा डिटेल से और बता दूं मैं यहाँ पर, मेन पॉइंट बता दूंगा। और स्किन के बारे में पढ़ने का, लंग के बारे में पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने किडनी के बारे में पढ़ने का, ठीक है। तो आप लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले किडनी के बारे में। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अब देखिएगा, एक आपका यूरिन बना, एक आपका यूरिया बना, एक आपका स्वेट बना, और एक आपका CO2 बना। अब हमारा अगला सवाल यहां से ये है, हमारा क्या एग्जाम का सवाल ऐसे बनेगा कि बताइए इन चारों में वो कौन ऐसा नाइट्रोजन युक्त तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में होता है। इन चारों में सबसे यूरिन। ज्यादा कौन होता है, बताइए। कौन यूरिन होता है? सर। यूरिन। बहुत बढ़िया, शाबाश, यूरिन। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसके बारे में यहाँ लिखना है कि यही सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन युक्त तत्वों में, नाइट्रोजन युक्त तत्वों में। अरे बाबू लिख लो, उतार लीजिए आप लोग, इतना उतार लीजिए, फिर आगे अब चलता हूँ किडनी के पास। लेकिन किडनी से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ बड़े सज्जनता के साथ। कहाँ गए सर जी? हो गया सर जी।
हेलो बच्चा लोग, हेलो। यस कहाँ सर। गायब हो गए थे सर जी? हाँ, अरे पापा का फोन आ गया था, हमारे पापा हड़का रहे थे हमको, कह रहे थे ऐसा उठा उठा पटकूंगा, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, मार मार के लठिया दूंगा तुमको। हैं, घूम रहे हो वहां पर तुम? हमने कहा नहीं पापा, घूम नहीं रहे, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम कहाँ घूमेंगे, अब बड़े हो गए, छोटे थोड़ी ना घूमेंगे। सही है। तो डांटे, बहुत डांटे, अब हम भी क्या किए, थोड़ा बहुत बहाना किए, अब क्या करें। ठीक है, उतार जी। लिए ना? हाँ बहुत बढ़िया गुरु, मजा आ गया। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। तो पहला सवाल, निम्न में से उत्सर्जी अंग कौन सा है? ठीक है, निम्न में से उत्सर्जी अंग कौन सा है बताना है। फेफड़ा, हृदय, स्किन, लीवर, बताइए। हृदय छोड़ के तीनों। बहुत सही, हृदय छोड़ के तीनों। तो ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं क्या क्या निकालते हैं? या तो अमोनिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं सर, यूरिक अम्ल और अमोनिया। सर बहुत बढ़िया, यूरिन, बहुत यूरिया। बढ़िया। ये 3 नाम याद रखिएगा, यूरिया जहरीला पदार्थ, यूरिक एसिड जहरीला पदार्थ, अमोनिया जहरीला पदार्थ। ठीक, तो ये सब निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में क्वेश्चन ये आता है ना, क्वेश्चन ये आता है कि जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है, यानी जो उत्सर्जी यौगिक होता है, उसके आधार पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? एक सवाल यहां से देखने को मिला है। तो 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं पूरे धरती पर, ठीक है ना? किसके आधार पर? उत्सर्जी यौगिक के आधार पर। यहां पर देखिएगा, उत्सर्जी, बस यहाँ पर केवल एक ही नाम आपको रटना है, उसके बाद बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं आपको आए। तो उत्सर्जी जो यौगिक होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी कंपाउंड। तो एक्सक्रीटरी कंपाउंड के बिहार पर अगर बात किया जाए तो जीव जो होते हैं वो 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं। जीवों को 4 भागों, जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, जीवों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यहां से एक ही 2 सवाल देखने को मिलता है, इसलिए बताना जरूरी है, छोड़ना जरूरी नहीं है। तो 4 को सर्किल ले आए हैं, 4 को सर्किल आने के बाद पहला यहाँ पर लिखना है, कौन सा है? तो पहला देखिएगा, जो पहला होता है उसका नाम होता है यूरोटेलिक। पहला नाम होता है यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे कहते हैं, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक जीव। अब यूरोटेलिक जीव आखिर में होते क्या हैं? तो ये यूरोटेलिक जीव का जो एग्जाम्पल है मानव होता है, मैं आपको बता दिया, मानव होता है। यानी यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनके लिए उत्सर्जी यौगिक जो होता है वह बेसिकली यूरिया होता है ना? जो अभी आपने देखा सबसे ज्यादा उत्सर्जन चारों में से कौन सा था? जो 4 अंग था, उन चारों अंगों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन किसका हो रहा था? यूरिन का। यूरिन का हो रहा था, यूरिन का हो रहा था। ठीक है, यूरिन का हो रहा था, चारों में सबसे ज्यादा हो रहा था यूरिन का। यानी वहां पर तो एक सवाल बना था कि जो ये चारों उत्सर्जी अंग होते हैं, उन चारों अंगों के द्वारा जो भी उत्सर्जी यानी जो टॉक्सिक एलिमेंट उत्सर्जित करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो वो होता है
वो होता है यूरिन होता है, यूरिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जिनका जिनका देखिएगा उत्सर्जी यौगिक जो होता है वह यूरिया होता है। ठीक है, NH2CO NH2, यानी क्वेश्चन ये आता है कि जो 4 प्रकार के जीवों का विभाजन किया गया है उत्सर्जी यौगिक के बिहार पर, उसमें मानव किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है, यानी मानव जो है यूरोटेलिक जीव के अंतर्गत आता है। तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो कि मानव में जितना भी कैटेगरी हो सभी के सभी यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनका उत्सर्जी यौगिक होता है वो यूरिया होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा, जो दूसरा वाला जीव होता है धरती पर, वो कौन सा होता है? तो वो होता है यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा, वह किस चीज का उत्सर्जन करता है? यानी इसके लिए उत्सर्जी यौगिक जो होता है, केवल अभी आप देखते रहिए, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल होता है, जितने भी प्रकार की पक्षी पाई जाती हैं, यानी जितने भी प्रकार की पक्षी होती हैं, पक्षी उड़ंत, 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक उड़ंत, डुबंत, चरंत, गोला। आदमी यही 4 प्रकार चीजों को खाता है, इसी को मांसाहारी के कैटेगरी में रखा जाता है। उड़ंत का मतलब उड़ने वाला, जितने भी पक्षी होते हैं, मुर्गा, मुर्गी, पक्षी में जितने भी आते हैं वो उड़ंत के अंतर्गत आते हैं। डुबंत का मतलब होता है जल के अंदर रहने वाले जितने जीव होते हैं, उसको भी लोग खाते हैं, जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, कछुआ हो गया, झींगा हो गया, ये सब जल के अंदर पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनको डुबंत कहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? इनको भी लोग खाते हैं। तो पहला बोला मैं उड़ंत, और दूसरा डुबंत, और तीसरा चरंत का मतलब जैसे भैंस चरती है, गाय चरती है, बकरी चरती है, तो चरने वाले जीवों का भी तो भक्षण लोग करते हैं। हिरन चरता है, इन सब का भी मांस खाया जाता है। और चौथा होता है गोला का मतलब अंडा, ठीक है, अंडा। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका उत्सर्जी यौगिक जो होता है यूरिक एसिड होता है, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है वही यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जितने भी पक्षी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाली क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा हमने कहा 4 प्रकार के जीव होते हैं उत्सर्जी यौगिक के आधार पर। जो तीसरा होता है वो होता है अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक होता है ऑर्गेनिज्म, और यह ज्यादा से ज्यादा निकालता है ऑर्गेनिज्म। और इसका जो उत्सर्जी यौगिक होता है बच्चा, वो होता है अमोनिया। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपने केचुआ का नाम सुना होगा, किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुआ। तो जो केचुआ होता है वो ज्यादा मात्रा में अमोनिया निकालता है, अमोनिया का स्त्राव करता है। केचुआ के साथ साथ जो मछली होती है ना, मछली जो पानी के अंदर रहती है, डुबंत वाला, तो मछली भी क्या करती है? यह अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो जीव जो यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे, बाहर निकालेंगे, वो क्या कहे जाएंगे? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहे जाएंगे। वह जीव जो यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म, वह जीव जो क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है,
वह किसके अंतर्गत आता है? यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। और चौथा होता है ग्वानोटेलिक। चौथा जो होता है वो होता है ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब इनका जो उत्सर्जी यौगिक होता है, याद रखिएगा, इनका जो होता है वो होता है ग्वानिन होता है। ठीक है, ग्वानिन, नया टर्म यहाँ पर आ गया ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन नया टर्म आ गया। आपने पढ़ा होगा जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था, तो उसका जो द्विकंडलीय डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था आरएनए का, सॉरी डीएनए का, तो उस डीएनए के डबल स्ट्रक्चर में मैंने कुछ बॉन्डिंग किया था, नाइट्रोजनियस बॉन्ड बनाया था, है ना, ATCG, याद आ रहा है? ATCG याद आ रहा है? तो ATCG में वही जो जी है वो ग्वानिन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होता है जैसे मकड़ी हो गया, मकड़ी, बिच्छू, बिच्छू, तो ये सब जो होते हैं वो ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। यानी यही 4 के 4 ऐसे जीव होते हैं धरती पर जिनका विभाजन किया है उत्सर्जी यौगिक के आधार पर, यानी जो जैसा उत्सर्जन करता है उसी के आधार पर उस जीव का नामकरण किया गया है। फिर से सुन लीजिएगा, वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरोटेलिक जीव कहे जाते हैं, जैसे मानव इसके अंतर्गत आता है। वो जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वो जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है उसे अमोनोटेलिक, अमोनिया मतलब अमोनोटेलिक, नाम सेम लग रहा है, अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे केचुआ मछली हो गया। और वो जीव जो ग्वानिन यौगिक का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्वानोटेलिक। देखिए ग्वानिन से ग्वानो यहाँ पर नाम पड़ा है, ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मकड़ी, बिच्छू, मकड़ी जो होते हैं, बिच्छू जो होते हैं, ये जो उत्सर्जन करते हैं वह ग्वानिन का करते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के जीव हो गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सक्रीटरी कंपाउंड अर्थात उत्सर्जी यौगिक के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप कहेंगे गुरुजी 4 भाग में। मानव किस जीव के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे यूरोटेलिक जीव के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि मानव जो उत्सर्जन करता है यूरिया का करता है। सर इम्पोर्टेंट कौन सा है? यूरोटेलिक वाला, यूरोटेलिक अपना, हम लोग अपना पढ़ रहे हैं ना मानव के बारे में, इसको आप छाप लीजिए। अब आगे चलता हूं, पढ़ाता हूं। अब जो 4 ठो अभी आपको ऑर्गन बताया था, किडनी, लंग, लीवर और स्किन, तो अब यहाँ पर यही 4 पढ़ लेंगे, ये भी चैप्टर क्लोज जाएगा, आपको आ जाएगा, सबके बारे में आ जाएगा। उतार लीजिए भैया। हाँ भैया शिवम, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। डीके सहाय, डीके 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 हटा दूं? यस सर। यस सर। जी सर बोलिए। बुला रहे थे। हाँ बुला रहे थे, हमने कहा बताइए, अगर मानव है तो मानव की अगर बात करें तो उत्सर्जी यौगिक के आधार पर किस कैटेगरी में आएगा मानव?
यूरोटेलिक। यूरोटेलिक। तो बताइए, पहला था यूरोटेलिक, यूरोटेलिक। हाँ, दूसरा क्या था? यूरिको यूरिकोटेलिक। दूसरा मोनोटेलिक। मोनो यूरोटेलिक का मतलब, यूरो का मतलब यूरिया, और यूरिको का मतलब यूरिक एसिड। अमोनोटेलिक का मतलब अमोनिया, और ग्वानोटेलिक का मतलब ग्वानीन। चलिए, अब हम उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले किडनी के बारे में। किडनी को अंग्रेजी में कहते हैं वृक्क, और हिंदी में कहते हैं किडनी। ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा चीज बताया हूं मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को नहीं मालूम था। तो हिंदी में कहते हैं किडनी और अंग्रेजी में कहते हैं वृक्क। किडनी के बारे में अगर बात किया जाए, पहला पॉइंट तो देखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि वृक्क के अध्ययन को, अर्थात स्टडी ऑफ किडनी, क्या कहा जाता है? टू स्टडी ऑफ किडनी। बताइए, कोई बता सकता है? नेफ्रोलॉजी। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, नेफ्रोलॉजी। तो किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है। अगला पॉइंट, नेफ्रो का मतलब यहां पर होता है, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, क्योंकि नेफ्रो जो होता है फ्रेंड्स, यह किडनी के अंदर पाया जाने वाला सेल का नाम होता है। यानी जैसे लीवर का निर्माण जिस सेल से हुआ था उसका नाम था हिपैटिक सेल, वैसे ही किडनी का जो निर्माण होता है जिस सेल से, उसका नाम होता है नेफ्रो, क्या होता है? नेफ्रॉन सेल, है ना, नेफ्रॉन, ये सेल होता है। तो देखिएगा, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी साइंस के लैंग्वेज में, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको नेफ्रोलॉजी। ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है। शेप मतलब होता है आकार। आकार बताइए, आकार देखिए ऐसे होता है। ऐसे होता है नहीं? ऐसे होता है, दो किडनी होता है। ठीक है, तो ये कैसे है? यहाँ से एक डक्ट होता है, पाइप होता है, ऐसे निकला होता है, इधर से ऐसे पाइप आता है। ठीक, ऐसे होता है। तो किस शेप में दिखाई दे रहा है? जैसे सोयाबीन होता है, सोयाबीन छोटा छोटा जो दाना होता है सोयाबीन वाला, है ना, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है सोयाबीन की तरह। तो प्रोटीन की मात्रा किसमें पाया जाता है सबसे अधिक? सोयाबीन में। तो देखिए शेप कैसा होता है सोयाबीन की तरह, सोयाबीन की तरह। अगला, इसका रंग कैसा होता है? रंग में भंग लगा है भैया। रंग का मतलब कलर। देखिएगा, कलर कोई बताएगा क्या? ये भाई लोग, कोई बोल नहीं रहा। हल्का पीला, मतलब पीला। हाँ सुनो, सही से बोलते रहिए ना। कलर देखिएगा, कलर जो होता है वह रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, हल्का सा ललचाऊं भूरा होता है, ललचाऊं भूरा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब हम बात करते हैं इसके भार का। तो भार का मतलब होता है वेट। अब वेट कितना होता है? तो वेट जो होता है वह लगभग होता है 170 ग्राम होता है। ठीक है, 170 ग्राम ऑन एवरेज होता है।
तो 170 ग्राम का जो होता है, एक किडनी होता है, ऐसे 2 किडनी होता है व्यक्ति के अंदर, ऐसे 2 किडनी होता है। तो एक का मतलब यहाँ लिख दिया हूँ, एक मतलब ईच, प्रत्येक का। तो दोनों का हो गया 70 में 34, 340 ग्राम का हो गया। अब देखिएगा अगला जो इसके बारे में पॉइंट है, ये किस कोशिका से बनी होती है। तो कोशिका यानी सेल, किस सेल से बनी होती है, उस सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सेल्स यानी नेफ्रॉन कोशिका से बनी होती है। अब यहां पर भाया मैटर थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से लिखते भी रहिएगा। और कैसे हैं सारे लोग, जगह से क्यों भाई लोग? बढ़िया सर। हाँ देखिएगा, अब थोड़ा सा मैं इधर कुछ समझाना चाह रहा हूँ, सब मैं बताऊंगा, परेशान ना हो। तो मैंने कहा कोशिका किसका बना होता है, तो आप कहेंगे नेफ्रॉन सेल्स का बना होता है। ठीक है, नेफ्रॉन सेल्स जो है सेल होती हैं, यही सेल मिल करके क्या करती हैं, किडनी अर्थात वृक्क का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में जानिए। नेफ्रॉन, इसको वृक्काणु बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में नेफ्रॉन को बोलते हैं विक्राणु कोशिका, यानी विक्राणु कोशिका यानी नेफ्रॉन सेल क्या होता है। नेफ्रॉन सेल के बारे में जरा देखिएगा। नेफ्रॉन सेल जो होता है, इसी सेल से निर्माण होता है किडनी का, यानी जिससे निर्माण हो रहा है किडनी का, तो आप बोल सकते हो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, जैसे ब्रेन का, जैसे ब्रेन में पढ़ा रहा था, तो ब्रेन में बताया था कि जो न्यूरॉन होता है यह आधारभूत इकाई होती है, और न्यूरॉन से ही क्या होता है, ब्रेन का निर्माण होता है। तो न्यूरॉन क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, वैसे ही नेफ्रॉन जो होता है यहाँ पर, यह क्या होता है, देखिएगा नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी हिंदी में कह सकते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अरे भैया, अरे बाबू, अब यहाँ देखना भाई, नेफ्रॉन के बारे में मैंने कहा, विक्राणु कोशिका के बारे में मैंने कहा कि इसी से तो बना है, ये बना है तो इसी से बना है भाई, मेरे भाई। हमने कहा नेफ्रॉन सेल से ही बना है कौन, किडनी। अब जो होता है, ये है किडनी। तो किडनी में जो भाई किडनी बंजर, ये जो किडनी दिखाई दे रहा है ना, इसी किडनी में ऐसे छोटे छोटे जो गोला दिखाई दे रहे हैं, यही गोला कहे जाते हैं नेफ्रॉन। यही गोला है क्या, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है। अब इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है बता रहा हूं, नोट कर लीजिए।
तो सुनिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहा है किडनी के बारे में। पहला सवाल, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे नेफ्रोलॉजी कहते हैं सर। शेप क्या होता है? आकार तो कहोगे सोयाबीन जो छोटा छोटा दाना होता है जैसे दिखता है वैसे किडनी दिखता है। रंग कैसा होता है? तो आप कहोगे रेडिश ब्राउन होता है। भार कितना होता है? कहोगे 170 ग्राम का ईंट होता है, एक ठो होता है। कोशिका किस सेल से बना होता है? तो आप कहोगे नेफ्रॉन सेल से बना होता है। और नेफ्रॉन सेल से चूंकि बना होता है इसीलिए नेफ्रॉन सेल यानी विषाणु कोशिका को कहते हैं कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसका? किडनी का कहा जाता है, यानी वृक्क का कहा जाता है। इतना उतार लो भैया। इधर का हो गया बाएं साइड का भाई, इधर का हो गया। आगे बढ़िए सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेफ्रॉन के बारे में बता रहा हूं। नेफ्रॉन का देखिएगा फंक्शन, फंक्शन क्या होता है यानी कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है ब्लड को छानना, ब्लड को छानना यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कहने का मतलब हुआ फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है, ब्लड को छानने का काम जो होता है वह नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन का होता है, जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इसी का काम होता है। अब ये नेफ्रॉन क्या करता है? तो कहेंगे ब्लड को छानता है। तो ब्लड में किसको छानता है? तो आप कहेंगे गुरुजी यूरिया को छानता है। किसको छानता है? यूरिया को छानता है। अरे सॉरी, यूरिया लिख दिया मैंने यहाँ पर, यूरिन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर किसको छानता है? यूरिन को छानता है। अब कहेंगे यूरिन कहाँ? ब्लड में होता है का? तो हम कहेंगे हाँ, ब्लड के अंदर होता है यूरिन। यूरिन ब्लड के अंदर भी पाया जाता है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है ब्लड को छानना होता है। तो छानता किसको है? तो आप कहेंगे जो ब्लड में यूरिन होता है उसी यूरिन को छानता है। कौन छानता है? नेफ्रॉन। तो वास्तव में चूंकि नेफ्रॉन से मिलकर के बना है किडनी, तो बोल सकते हैं कि किडनी का जो वर्क होता है वह क्या होता है? ब्लड को छानने का होता है। और छान करके निकालता क्या चीज है किडनी? तो कहेंगे ब्लड को छान देगा और ब्लड के अंदर जो भी यूरिन होगा उस यूरिन को बाहर निकाल देगा, है ना। बाहर निकाल करके ब्लड को शुद्ध कर देगा। यानी ब्लड को छानने का काम जो होता है किडनी का होता है। वास्तव में किडनी में कौन करता है? तो वास्तव में किडनी में नेफ्रॉन सेल करती है, ठीक है ना। चूंकि नेफ्रॉन सेल से मिल करके किडनी बना हुआ है इसीलिए इसका जो काम है किडनी का काम बोल देते हैं, ठीक है। बात समझे? अब एक बात और यहाँ पे, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात याद रखिएगा कि एक किडनी में 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। तो पहला सवाल है, एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये गोल 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 जी दिखाई दे रहा, कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 10 लाख होता है। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है, ठीक है। 1 मिलियन लगभग होता है एक किडनी में, ठीक है। याद रहेगा क्यों भाई? हो क्यों भाया? हेलो भाई लोग, बोल नहीं रहा कोई? जी यस सर। सर। जी सर बताइए। हाँ बताइए, जो ब्लड के अंदर किसको छानने का काम करता है किडनी? यूरिन को सर। यूरिन को।
यूरिन को छानने काम करता है। तो वास्तव में अगर बात किया जाए तो किडनी के अंदर कौन छानता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन छानता है। किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख। 10 लाख, मिलियन, यानी 10 1 लाख। मिलियन अथवा 10 लाख। 1 मिलियन अथवा 10 लाख होता है। ब्लड को छानने का काम किसका होता है? किडनी। किडनी। नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का। ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पर यहीं पर रहने देना। यस सर। अभी किडनी खत्म नहीं हुआ है। हाँ सर ठीक। खत्म नहीं हुआ, ठीक है, किडनी खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया है। तो अभी किडनी और पढ़ना है कि आखिर में फिल्ट्रेशन जो होता है कैसे होता है, कैसे छान देता है, आखिर में कैसे छान देता है। ठीक है, कहिए तो पिक्चर बना दें, कल नहीं बताएं। बनाएंगे। कल बनाएंगे सर, बताइएगा सर। सर कल हाँ कल ये बनाते हैं, चलिए। क्लास से पहले ही बना दीजिएगा। हाँ हाँ सही पहले है, बना पहले ही लीजिए। बना देंगे। हाँ हाँ पहले ही बना लेंगे और उसके बाद आप लोगों का क्लास फिर लिया जाएगा। ठीक है, तो साइड ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा। यस सर। भेज देना। सर स्क्रीनशॉट लेना है। क्या कह रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग भेज सर देना। रिकॉर्डिंग सेंड कर हाँ दीजिए। हाँ सही कह रहे हैं, एकदम सही बात बोले, एकदम झक्कास बात बोले हैं। रिकॉर्डिंग दोनों भेजते हैं, झम से ना, परेशान ना। ठीक है। अच्छा एक बात ये कह रहे थे कि रस्तोगी सर का हुक्म था कि जिन विद्यार्थियों का फीस नहीं जमा है, कृपया अगर वो जमा कर देंगे तो कोचिंग उनका आभार व्यक्त प्रकट करेगा। हाँ, वो मतलब दूसरे तरीके से हमसे बोले, मैं अपने तरीके से बोल दिया। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। कुछ लोग जमा कर दिए हैं, 5-6 लोग जो है जमा कर दिए हैं, तो कर देंगे, ठीक रहेगा। चलिए अब इसका मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है भेज देता हूँ। ठीक है, तुरंत अभी। चलिए अच्छा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, पढ़ाई करिए आप लोग।